हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और प्रैक्टिस करके मज़ा आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को पुराना पढ़ा हुआ रिकॉल हो रहा होगा। डेली की क्लास में आपके पढ़ाए हुए प्रश्न ज़्यादा हैं जो भी आपको पढ़ाया गया है, और कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी हैं जो आपके कॉमन सेंस पर आधारित होंगे। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और आज का आपका पहला प्रश्न IAS का है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर आपको उत्तर देना है। पहला कथन क्या है? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में सम्मेलन किया गया। क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है? क्या ये बात सही है? दूसरा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित केलकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिश कायम रखी है। तीसरा है, दोनों कथन सत्य है, और चौथा है कि दोनों असत्य है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है कि जो कि सही है। क्या केवल पहला सही है, या केवल दूसरा सही है, या आपका दोनों सही है, या आपका कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही है। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें जो है देखा सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके करंट से हैं। तो कुछ बातें जो करंट से हैं उसको भी हमने शामिल कर लिया है। याद रखेंगे आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि आपके ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का जो विलय है वो पंजाब नेशनल बैंक में नहीं किया गया है, बल्कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में किया गया है। किस में किया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित केलकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिश कायम रखी है। इन सिफारिशों को उसने कायम रखा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड ने, दूसरा है लॉर्ड मैकहेल ने, और तीसरा जेम्स विल्सन ने, और चौथा विलियम जोन्स ने। बताएंगे बच्चा लोग भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? इम्पॉर्टेंट है, ये बताना है। आमदनी पर कर यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत किसने किया था? और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आयकर जो है ये कब शुरू हुआ है और किसने शुरू किया था। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आप सभी को पता है कि जो आयकर है ये आपका वैसे तो पहली बार बजट जिसने प्रस्तुत किया है वो आपके जेम्स विल्सन है, और इन्होंने ही 24 जुलाई 1860 में आयकर से संबंधित बातें भी की थी, यानी कि इन्हीं के द्वारा आयकर प्रारंभ किया गया था। वो कौन है? जेम्स विल्सन के द्वारा ऐसा किया गया था। आयकर 1960 में इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चा लोग, गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। कल की क्लास को देखने के बाद आपका, या जो आपने क्लास देखा है इसके पहले का क्लास, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो आपका पहला है कि कौन सा है जो उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? क्या उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष कर है? दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। तीसरा एक प्रकार का उपयोग कर है, और चौथा एक प्रकार का बिक्री कर है। बताएंगे बच्चा लोग आपका जो उत्पाद शुल्क है ये क्या है? आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत आसान है, इसलिए इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे हम। आप सभी को पता है कि ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आसान है। फटाफट रिवीजन करते चलिएगा और अपने नॉलेज को चेक करते रहिएगा कि क्या आपको जो है अच्छे से चीज़ें याद हैं या आप भूल चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है बच्चा लोग, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? विक्रय कर जिसका भुगतान आप जब टूथपेस्ट खरीद रहे होते हैं उस समय करते हैं, वो किस प्रकार का कर है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर है, या केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर है,
या राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित है। और चौथा राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर है। बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कि अगर आप कहीं पे टूथपेस्ट ले रहे हैं तो वो आपका किसके अधीन आ जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, IAS का प्रश्न है ये। तो आप सभी को पता है कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है जो भी आप कोई भी अप्रत्यक्ष कर आपके यहाँ लग रहा है सामान पे, वस्तुओं पे, वो आपका क्या हो गया। खास करके ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार लगाता है और राज्य सरकार ही वसूल करता है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि राज्य लगाए और केंद्र वसूल करे, ये तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी आप सभी को पता है। आपका जो ऑप्शन नंबर लास्ट है यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है और ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। IAS का प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। कौन सा कथन है जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अनुषंगी लाभ कर। अनुषंगी लाभ कर मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीज बेनिफिट फ्रीज बेनिफिट कर जो है आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। फ्रीज बेनिफिट कर क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। इसी को कहा जाता है अनुषंगी लाभ कर। दूसरा है ब्याज कर। तीसरा है प्रतिभूति लेन देन कर। चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। बहुत आसान है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बच्चा लोग कि आपका जो अनुषंगी लाभ कर है ये भी होगा, ब्याज कर भी होगा और प्रतिभूति लेन देन कर भी होगा। ये तीनों आपके प्रत्यक्ष कर हैं। अनुषंगी लाभ कर क्या होता है, अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ। अगर कोई कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों को सुविधाएं दे रहा है, बंगला दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, नौकर चाकर और अन्य सुविधाएं दे रहा है, तो उस सुविधा पे उस कर्मचारी को टैक्स नहीं देना है बल्कि वो मालिक को पे करना पड़ेगा। जो मालिक ये सुविधाएं अपने कर्मचारियों को देगा उसी को वो सारे पैसे पे करने होते हैं। इसी को कहा जाता है फ्रीज बेनिफिट कर। यानी कि इससे कर्मचारियों के जीवन में काफ़ी लाभ होता है, कर्मचारियों को लाभ होता है। यानी कि वेतन के साथ साथ उनको जो अलग से सुख सुविधाएं दी जाती हैं, लग्जरीज चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी को अनुषंगी लाभ या उसी को फ्रीज बेनिफिट कहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष कर है, चूँकि आप सीधा किसी को दे रहे हैं, चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, तो उस पर सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। ब्याज कर आप सभी को पता है कि जो ब्याज पे कर लगता है ये भी है। और आपका जो प्रतिभूति लेन देन किया जाता है उससे जो बेनिफिट होता है वो भी आपका क्या है, प्रत्यक्ष है। यानी कि सारे टैक्स जो हैं आपके क्या हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। IAS का प्रश्न था। अगला प्रश्न भी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि आपका निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्य के साथ बांटा जाता है। कौन सा समूह कर है जिसको केंद्र वसूलता है लेकिन राज्यों में बांट देता है। तो आपको बताना है बच्चा लोग, बहुत आसान है। इसके पहले का क्लास अगर आपने सीरियसली देखा है तो इसका उत्तर बताना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखिए पहले में क्या है, आयकर, निगम कर और तट कर। दूसरे में है आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। तीसरे में है उत्पाद कर, आय कर और उपकर, यानी कि आय पर उपकर और निगम कर। और चौथे में है उत्पाद कर, आय कर और उपकर, तट कर। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा हो जाएगा। कितना आसान है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। और वो कौन सा एलिमिनेट करना ये आप लोगों को पता है, क्योंकि आपको इसके पहले वाले क्लास में मैंने वो चीज़ बताया था। आपने वहाँ पे देखा था कि आपका क्या है, निगम कर जो है इसमें हिस्सेदारी जो है वो केंद्र नहीं देता है राज्यों को, वही लगाता, वही वसूल करता है और वही उपयोग करता है। और तीनों में निगम कर है, आयकर में देता है और आपका जो है आयकर तो हो ही जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे उत्पाद कर भी हो जाएगा, तट कर भी हो जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन है जिसमें आपका निगम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी है बहुत शानदार। और आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन है, भारत के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत शासन के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपको बताना है।
ये सही है। पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखिए बच्चा लोग IAS का प्रश्न है और कूट आधारित है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा और ध्यान से पढ़ाया, मतलब जो है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए गलत नहीं करेंगे। अच्छे से उत्तर दीजिएगा, गंभीरता से विचार कीजिएगा, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। कह रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना। क्या हमारा जो शासन है या जो सरकार है, अच्छा कोई नहीं, आप नीचे वाला तथ्य भी देख लीजिए, आपको पहले सारे पढ़ने, फिर आपको ये वाइट वाला पॉइंट भी पढ़ना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना। तीसरा, अधिकारी तंत्र के डाउन साइजिंग करना। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर की बिक्री। अब कह क्या रहा है, उपर्युक्त में से कौन से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में काम आ सकते हैं। यानी कि इन चारों में से कौन कौन से उपाय आप अपनाएंगे तो आपका जो राजकोषीय घाटा है उस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन भी है और आप देख रहे हैं ऑप्शन आपके पास जो है ये क्या है, ये ऑप्शन ABCD करके दिया हुआ है बच्चा लोग। और याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे 3 का नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है इसमें आपका होगा पहला और दूसरा, और ऑप्शन नंबर B में आपका 2 ऑप्शन होगा, दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन नंबर C में होगा पहला और तीसरा, और आपका ऑप्शन नंबर 4 में होगा तीसरा और चौथा। 2 ऑप्शन का है बेटी, यानी कि आप लोगों का कोई 2 ही तरीका है। अच्छा नहीं, सॉरी बच्चों, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। यानी कि हम देख लेते हैं अगला आपका क्या है क्वेश्चन, तो इस हिसाब से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग बस वो पॉइंट्स बताइए जिससे कि आपका जो राजकोषीय घाटा है उसमें कमी लाई जा सकती है, वो कौन सा तरीका है। और आप सभी को ये चीज़ मैं बताई हूँ कि कौन कौन सा कदम सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लाती है। और आई थिंक आप सभी को याद भी होगा, मैंने क्लास में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। आपके पास जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन में बताना है, कोई जो है बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, इसी में से कोई सही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं इन सब की व्याख्या कर दे रही हूँ एक बार फिर से कि आपका क्या है। देखिए, पहला कह रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना। क्या अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो आएगा तो क्या इससे राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण। क्या बड़े बड़े जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका निजीकरण कर देंगे तो क्या आपके यहाँ राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। तीसरा, क्या अधिकारी तंत्र का डाउन साइजिंग, यानी कि अधिकारी तंत्र का जो इतना बड़ा जाल है उसमें कमी कर देना, यानी कि कम अधिकारी हो, कम कर्मचारी हो, क्या ये करने से आपका राजकोषीय घाटा कम हो सकता है। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर की बिक्री, यानी कि विनिवेश करना। क्या विनिवेश से ये हो सकता है। अब आपको बताना है, चलो बहुत ही शानदार प्रश्न है और अपने कॉमन सेंस का उपयोग कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हो जाएगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं और फिर उत्तर को प्राप्त करते हैं कि क्या होगा। देखिए आपके सामने है ऑप्शन ये, और आप सभी को पता है कि अगर हम उच्च शैक्षणिक संस्थान का निजीकरण कर देंगे तो इससे कोई हमें बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उच्च शैक्षणिक संस्थानों से सरकार को पैसे भी तो मिलते हैं, वहाँ से पैसे भी तो आते हैं, तो भले ही थोड़ा नुकसान में हो लेकिन उससे राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है और दूसरा इसमें भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा सरकारों को प्राइमरी और मिडिल में करना पड़ता है। मिड डे मील, कपड़े देना और बहुत सारी चीज़ें। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तो बच्चों को मात्र स्कॉलरशिप दे दिए जाते हैं और वो भी इनकम के आधार पे, जिसका कम इनकम होता है उसी को मिलता है और वो भी मैक्सिमम बच्चों को मिलता ही नहीं है। तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों पे सरकार वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, जो भी आपके बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें बन गई हैं उसमें शिक्षकों का खर्चा पड़ता है, या फिर आप देखते हैं रिपेयर वगैरह तो जल्दी होता नहीं है। तो उच्च शैक्षिक संस्थानों पे सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती, इसलिए उसको अगर निजीकरण कर भी देगी तो उससे सरकार को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नीचे के जो स्कूल हैं जैसे कि प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, जहाँ खाना पीना, कपड़ा, बैग, पानी और किताबें, स्कॉलरशिप सब कुछ सरकार को देना पड़ता है, भारी खर्चा उठाना पड़ता है ताकि आधारभूत चीज़ें मजबूत हो। जाहिर सी बात है
वो प्रभावित होंगी, उनको अगर निजीकरण किया जाए तो सरकार को फ़ायदा हो सकता है। तो आपने देखा कितना आसानी से उत्तर आ गया आपका, केवल तीसरा चौथा सही है। अगर इतने ज़्यादा जो अधिकारी हैं, इतना ज़्यादा वेतन देना, उनको सुविधाएं देना, उनके लिए अलग से खर्चा करना बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके वेतन, उनके बाकी खर्चे, उनके लिए कर्मचारी और ये पूरा जो तंत्र है, अगर ये कम होगा तो कम खर्चा पड़ेगा सरकार को, जाहिर सी बात है। तो राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है। और आपका चौथा तो पता ही है कि हम अपने जो पैसे लगाए हैं उसको बेच करके वापस प्राप्त कर लें, वापस प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास पूंजी हो जाएगा और हम राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं। तो तीसरा चौथा में तो आप लोग को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा चौथा सही हो गया बच्चा लोग। देखिए कितना आसानी से उत्तर आ जाता है आईएएस का। आईएएस के प्रश्नों का यही खासियत है कि ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों के उत्तर को निकाल देते हैं। अब बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग बहुत आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आईएएस के जो प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत आसान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये दिमाग को सोचने पे मजबूर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए आसान बना देते हैं। चलिए बच्चा लोग, हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियाँ पहुँचती हैं के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है और ये काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ और आप लोगों को समझाई भी हूँ, तो गलत नहीं करेंगे बच्चा लोग। आज ही तो पता चलेगा कि याद है या नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। क्या ये बात सही है? तीसरा, कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त करती है। क्या कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त करती है? और चौथा, वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। एक एक पॉइंट्स क्लास में समझाई हूँ बच्चा लोग, इसीलिए गलत नहीं करेंगे। देखिए कितना आसान है। क्या केवल पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या तीसरा सही है? चलिए देखते हैं क्या सही होगा। एलिमिनेट करेंगे, आसानी से उत्तर आएगा 1 मिनट में। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपका राष्ट्रीय निवेश निधि है ये भारत के संचित निधि में नहीं जाता। ये राष्ट्रीय निवेश निधि अलग से बनाई गई है, उसी में जितना भी विनिवेश से प्राप्त होता है वो सारे उसी में आते हैं। तो आपका दूसरा नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है, हट गए 2 ऑप्शन, यानी कि या तो केवल 3-4 होगा या केवल 3 होगा। अब इन्हीं दोनों में है, आप फाइनल कीजिए कि केवल 3-4 होगा या केवल 3 होगा। आसान है। आप देख लीजिए, आपको पता है कि आपका जो चौथा ऑप्शन है वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है। मैंने आप लोग को बताया था कि उसको निवेश या विनिवेश निधि में रखा जाएगा। जो कुछ बचे हुए आपके सरकार की मतलब परिसंपत्तियाँ, उनके संरक्षण, उनके पुनर्वितरण, उनके पुनरुद्धार में लगाया जाएगा। बाकी सामाजिक क्षेत्रों के उत्थान के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए और अन्य क्षेत्रों में लगाया जाएगा। आप लोग को क्लास में अच्छा सा बताई हूँ, तो उस हिसाब से आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि चौथा 100% सही है। और डी में चौथा नहीं है, केवल 3 है। सी में आपका 3 और चौथा दोनों है, तो आपका तीसरा चौथा सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। इस तरह से आईएएस के प्रश्न सॉल्व होते हैं और आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लास में बताई हूँ। अगर आप लोग गंभीरता से बातों को सुने तो आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई सॉल्व करने से रोक नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा लोग, और ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, यानी कि सामान्यतः 5 वर्षों पे वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है। कह रहा है राज्य किस लिए किया जाता है इसका। पहला, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। क्या ये नियुक्त किए जाते हैं राज्यों की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए। दूसरा, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए। क्या ये केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को निर्धारण करने के लिए किए जाते हैं। तीसरा, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। और चौथा, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए।
देखिए बच्चा लोग कितना ईजी प्रश्न है, आप लोगों के लिए तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन आते ही आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी इस पर गलती माफ़ नहीं होगी आप लोगों का, क्योंकि ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मैं क्लास में आप लोगों को क्लियरली समझा चुकी हूँ कि वित्त आयोग का क्या काम है। उसका काम सिर्फ एक ही है, क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वित्त आयोग 14 ने वित्त आयोग ने कितना % राज्यों की हिस्सेदारी की है बताई है, और 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने % करने की बात की है। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये, पीसीएस के एग्जाम्स में बहुत बार आया है। और आप देखेंगे ये आपके पॉलिटी का भी प्रश्न है, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की अनुशंसा की गई है, वित्त आयोग की सिफारिश की गई है, गठन की बात की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ओह माय गॉड, इससे आसान और क्या हो सकता है। चलिए अब इसमें तो हम बिल्कुल समय नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये इतना आसान है कि इसमें कोई दम नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण की बात करता है, यही कार्य ही है वित्त आयोग का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आगे अगला प्रश्न, और आपको बताना है कि आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ये तो एकदम चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो सभी बच्चों को रटा होगा। बताई हूँ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें के कौन है, फटाफट दोनों का नाम कमेंट कीजिए। फटाफट उत्तर आना चाहिए बच्चा लोग, दोनों लोगों का फटाफट नाम उत्तर आना चाहिए। गलती तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतने आसान प्रश्न भी आप लोग को दे दिए गए हैं कि आप लोग खुश हो जाएँ थोड़ा सा कि नहीं हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आपके डॉक्टर YV रेड्डी हैं ये 14वें के हैं, और जो 15वें के हैं वो कौन है ये आपको बताना है, SK सेन। आप सभी को पता है SK सेन जो है ये 15वें के हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पता हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं क्या है प्रश्न। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है योजना और वित्त आयोग के बारे में। चलिए देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। पहला है, योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत स्थानांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। क्या ये दोनों लोग केंद्र से राज्यों को पैसा स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई हैं? दूसरा, दोनों द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं। क्या ये जो भी संस्तुति करेंगे उसको सरकार को मानना ही पड़ेगा? तीसरा, योजना आयोग एक अस्थायी संस्था है, जबकि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और आपका चौथा है, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आपका चौथा है कि वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संस्तुति करता है। वित्त आयोग नॉन प्लान स्रोतों का आपको बताना बच्चा लोग कौन सा है कि वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संस्तुति करता है। क्या होगा आपका? और जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोतों का अनुशंसा करता है। बताएंगे बच्चा लोग, कितना अच्छा प्रश्न है। और अगर आप लोग इसको जो है निकालना चाहे उत्तर तो कितना आसान है। आप सभी को पता है नाम ही प्लानिंग कमीशन है, तो ये क्या है, प्लान धन स्रोतों का ही तो अनुशंसा करेगा, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है योजना आयोग अस्थायी है और वित्त आयोग अस्थायी है। आप सभी को पता है बिल्कुल सही है, योजना आयोग अस्थायी है तभी तो इसको हटा दिया गया आसानी से, और ये अस्थायी है, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान में इसका उल्लेख है, इसको हटाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। अब आपका बच गया पहला और दूसरा। अब इन दोनों में से कोई है गलत जिसको आपको बताना है, और कौन है गलत सभी को पता है कि जो आपका दूसरा है, इन लोगों की जो अनुशंसा है या संस्तुतियाँ ये बाध्यकारी नहीं है सरकार पे। सरकार चाहे तो माने और ना चाहे तो ना माने, ये सही नहीं है। बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं। कितना आसान प्रश्न है, इससे आसान और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? व्यापार से, बैंकिंग से, विदेशी निवेश से या करों से? किससे है बच्चा लोग? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध सब क्लास में बताई हूँ, इसलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। किससे है? तो सभी को पता है कि ये करों से है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कर सुधार को लेकर के केलकर समिति की नियुक्ति की गई थी, और 2003 में इन्होंने अपने
संस्तुति प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न, वाओ वेरी नाइस। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा, वाओ कूट की सहायता से उत्तर देना है, देख लीजिए कूट आप लोग देख लीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है इसके केंद्रीय विभाजन कुल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। क्या ये बात सही है कि 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को 32 के बजाय 42% देने की अनुशंसा की है। दूसरा, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिश की है। क्या इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिश की है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका केवल और केवल पहला सही है, इसमें तो कोई डाउट ही आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये आपका जो कह रहा है सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित है, ये बात सही नहीं है। आपका जो है अनुदान से संबंधित सिफारिश नहीं है। और जो 15वां वित्त आयोग है उसने 41% की बात की है 15वें ने, और हालांकि 14वें में 42% की बात की थी, ये चीज़ आपको पता होगा। अगला प्रश्न आईएएस का है और आप लोगों को बताना है, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। आई थिंक आज का आपके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समीकरण पर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। आपको बताना है कि 6% जो आपका समकरण कर है, समकरण कर, ये क्या है, समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। क्या ये आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू होगा। दूसरा, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी तत्वों अपने गृह देशों में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तीसरा है दोनों और चौथा है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कि क्या है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही है, यानी कि इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये कैसा है, ये भारत आपका पहला देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल 2016 में करने का प्रस्ताव रखा, लेवी प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं द्वारा देश में दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 60% समकर लगाए जाने का निर्णय लिया था। 6% नहीं है बल्कि कितना है, 60% लगाए जाने का निर्णय लिया था। याद रखेंगे। लेकिन ये जो वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में इसको लागू किया गया है। ये वित्त विधेयक के तहत क्या है, अलग कानून के रूप में लागू किया गया। ये दोहरे कराधान के बचाव से संबंधित जो बात कर रहा है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। इसलिए आपका कौन सा है, दोनों बातें सही नहीं हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। आपको 13वें वित्त आयोग के बारे में बताना है कि कौन सा है जो उनकी सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। पहला है वस्तुओं व सेवाओं पर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित विकल्प के संपालन से संबंधित क्षतिपूर्ति पैकेज। क्या ये बात आपका सही हो जाएगा 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर। और आपका दूसरा है दूसरा है भारत के जननांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना। तीसरा, केंद्र करों की एक निश्चित आंशिक स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आईएएस का प्रश्न है, याद रखेंगे कोड की सहायता से उत्तर देना है। और ये भी याद रखेंगे कि आईएएस के प्रश्न में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं की जाती हैं।
तो अब आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा होगा जो कि सही हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे बच्चा लोग। पहला कह रहा है वस्तु व सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इसे प्रस्तावित विकल्प के संपालन से संबंधित क्षतिपूर्ति पैकेज। सिंपल सी बातें हैं तो जाहिर सी बात है ये सही हो सकता है। दूसरा है भारत के जननांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना। क्या ये जो आपका वित्त आयोग है इसका ये काम है कि आने वाले समय में लाखों नौकरियों का सृजन करेगा? 10 वर्षों में क्या ये संभव है कि लाखों नौकरियां सृजित हो जाएं? तो आप देख रहे हैं दूसरा बी में भी है और डी में भी है, इसलिए सही नहीं होगा। पहला तो सही है 100%। तीसरा केंद्रीय करों की एक निश्चित आंशिक स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। हाँ ये सही है कि जो केंद्रीय कर है उसका एक आंशिक रूप से जो हस्तांतरण है वो स्थानीय निकायों को भी जाना चाहिए, राज्यों के साथ साथ स्थानीय निकायों के लिए भी आवंटित होना चाहिए। ये बात 13वें आयोग ने किया था। तो याद रखिएगा पहला तीसरा सही है लेकिन दूसरा आपका सही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना अतिशयोक्तिपूर्ण बातें आईएएस में कभी सही नहीं होती। सामान्य बातें जो यथार्थ में फिट बैठे ऐसी चीज़ों को ही आईएएस में सही किया जाता है। तो आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपको बताना है, आपके लिए बढ़िया प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? सक्षम परियोजना ये करंट का है लेकिन हाल ही का है, इसलिए आप लोगों के लिए ले लिया गया है, हो सकता है आगामी एग्जाम में आ जाए। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से। दूसरा प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैन्य इकाई से। तीसरा नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। और चौथा दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास सृजित करने से। बताएंगे बच्चा लोग कि आपका भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये क्या है। तो इस परियोजना को 2016 में स्वीकृति दी गई है और ये लगभग परियोजना जो है ये 7 वर्षों के लिए लाया गया था, जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में सहायता होगा। और ये क्या करेगा, जो टैक्स है उसको सुगम बनाएगा, उसको वसूलना आसान बनाएगा, यानी कि आपके लिए क्या है टैक्स वसूलने के सक्षम बनाएगा। नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है ये। आपने देखा ना कि जीएसटी आया है, नए नए सुधार नए नए प्रावधान किए गए हैं, तो उसी से लगभग संबंधित है ये चीज़ें, अप्रत्यक्ष कर से जुड़ा है आपका। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न। धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? वाह, आईएएस का प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है बच्चा लोग। कॉमन सेंस का प्रश्न है कि धनी ज़्यादा धनी होते जा रहा है, निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, इस बात की तुलना करना आवश्यक है। क्या है? पहला है विविध क्षेत्रों में थोक मूल्य सूचकों को। और तीसरा है विविध अवधियों में समरूप वर्ग के आय आदाताओं की आय के वितरण को। तीसरा विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय के वितरण को। और चौथा विभिन्न विधियों में धनी और निर्धन दोनों वर्गों के। देखिए बच्चा लोग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई क्यों बहुत क्यों धनी होता जा रहा है और गरीब जो है वो क्यों गरीब होते जा रहा है, निर्धन क्यों निर्धन होते जा रहा है, इस बात की तुलना करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे? देखिए कैसे कर सकते हैं आप, तो आपको पता है कि ये तो होगा नहीं कि विभिन्न विधियों में धनी और निर्धन दोनों वर्गों को ला करके, हर विधि में तो होगा नहीं। फिर कह रहा विविध अवधियों में समरूप वर्ग के आय आदाताओं, यानी कि एक समान वर्ग वाले आय आदाताओं में आय के वितरण को ध्यान में रख करके। तीसरा क्या कह रहा है? विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय का वितरण, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनके आय में किस तरह की बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यानी कि विभिन्न अवधियों में भिन्न भिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आय में विषमता में क्रमशः जैसे वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, तो पता चल जाता है कि विषमता या वृद्धि इंगित कर रही है या नहीं कर रही है, और इसी से पता चलता है कि हाँ क्या है। तो उनके आय का जो
एक तरीके से ये वितरण है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न वर्गों का, उसी को हम देखते हैं तो पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये तो आसान प्रश्न है। कह रहा है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यानी कि कर राहत के दृष्टिकोण से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है। पहला है राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि, तीसरा है इंदिरा विकास पत्र, चौथा है राष्ट्रीय बचत योजना। आसान है बच्चा लोग। देखिए ये क्या है, बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है, बिल्कुल कॉमन सेंस का। आप सभी को पता है राष्ट्रीय बचत पत्र तो होगा, बचत की बात कर रहा है, भविष्य निधि की बात कर रहा है, फिर इसके अलावा राष्ट्रीय बचत योजना की बात कर रहा है। लेकिन आपका जो इंदिरा विकास पत्र है ये क्या है, ये आपका सही नहीं है। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से ये भिन्न है, लेकिन ये सब क्या है, बचत योजना, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, ये सब एक समान है, लेकिन आपका इंदिरा विकास पत्र अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये भी आपका ये पीसीएस का है। कौन सा आयकर छूट से संबंधित नहीं, निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है। इनमें से किस पर कोई आयकर से छूट नहीं है। पहला है किसान विकास पत्र, दूसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र, तीसरा है लोक भविष्य निधि, चौथा है यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस योजना। तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो आयकर छूट से नहीं संबंधित है। बताएंगे क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसान विकास पत्र, ये आपका इस पे क्या होता है, ब्याज से हुई जो आय होते हैं उस पर टैक्स लगता है, लेकिन बाकी चीज़ों पर जो आपका टैक्स है उससे क्या मिला है, छूट मिला हुआ है। लेकिन किसान बचत पत्र पर क्या होता है, इसमें ब्याज से हुए आय में टैक्स लगता है। तो आपका पहला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। अरे ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। कौन सा है जो वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है। पहला है राजस्व, दूसरा है आय, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है आर्थिक मामला। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, आप सभी को पता है। यहाँ से बैंकिंग विभाग कहाँ से आ जाएगा, आय आता है, राजस्व आता है, आर्थिक मामले आते हैं, ये सब आते हैं, लेकिन आपका बैंकिंग विभाग आपके वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपका बढ़िया है। पंचायतों के राजस्व के स्रोत पर ध्यान दीजिए तथा पंचायतों हेतु वित्तियों के लिए गलत विकल्प कौन सा है। यानी कि पंचायतों को जो वित्त है इसके बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। क्या वित्त आयोग स्थानीय निकायों के लिए अनुदान कर सकता है या अनुदान की बात कर सकता है। दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता। क्या ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता मिल सकता है। तीसरा है आपका केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। क्या केंद्र द्वारा जो योजनाएं आवंटित की जाती हैं उसके द्वारा भी मतलब स्थानीय स्तर को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और आपका चौथा है नाबार्ड। क्या नाबार्ड स्थानीय स्तर के विकास के लिए काम करता है। क्या नाबार्ड इसमें शामिल हो जाता है। तो आपको बताना कौन सा गलत है, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक गलत है, और वो कौन सा गलत है इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाई हूँ, आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि जो आपका नाबार्ड है ना, ये डायरेक्ट पंचायत क्षेत्रों को राजस्व नहीं देता, बल्कि ये विभिन्न बैंकों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से यहाँ तक सुविधाएं पहुँचाता। ये डायरेक्ट किसी को ऋण नहीं देता। आरबीआई डायरेक्ट ऋण नहीं देता, नाबार्ड डायरेक्ट ऋण नहीं देता। ये सब कंट्रोलर हैं, ये दूसरे बैंकों को देते हैं पैसे, वो बैंकें फिर लोगों को उपलब्ध कराती हैं। तो चौथा नहीं है, यहाँ से मिल सकता है। आपने देखा कि वित्त आयोग ने सिफारिश किया था, यहाँ से भी हो सकता है और आपका यहाँ से भी हो सकता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग द्वारा जो आवंटित किए जाते हैं वहाँ से तो होता ही है, नाबार्ड नहीं है। चलिए बच्चा लोग, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, आपको ये बताना है कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। पहला है राशनिंग। क्या ये राज्य वित्त नियंत्रण में है। क्या राशनिंग जो है ये राज्य
वित्त नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा, नगद आरक्षण अनुपात, मतलब कोई एक ही सुमेलित है और आपको वही बताना कि कौन सा एक सुमेलित है। क्या राशनिंग राज्य वित्त नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा, नगद आरक्षण अनुपात जिसको CRR कहते हैं, क्या ये चयनात्मक सुधार है, मैंने आप लोगों को बताया था ये भी। और तीसरा है अनुज्ञापन, क्या ये व्यापक नियंत्रण है। और चौथा है आयात कोटा, क्या ये भौतिक नियंत्रण है। IAS का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है प्रश्न शानदार होगा। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, यानी कि कोई एक ही है जो सही सुमेलित है और बाकी आपके सही सुमेलित नहीं हैं। याद रखेंगे, राशनिंग राज्य वित्तीय नियंत्रण ये आपका सही सुमेलित नहीं है। राशनिंग जो है इससे संबंधित नहीं है, ये सब किससे, ये सब बैंकों से जुड़ा हुआ चीज़ है। और CRR का अनुपात आपको पता है ये आपका चयनात्मक नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, ये मात्रात्मक होता है। कितनी मात्रा आपको रखनी है, मात्रात्मक होता है। मैंने आप लोगों को मात्रात्मक गुणात्मक ये चीज़ें बताई थी ना, तो चयनात्मक कहाँ से आ गया। ये आप देख रहे हैं कोई चयनात्मक उदाहरण नहीं है ये। और इसके अलावा आप देखेंगे अनुज्ञापन ये व्यापक नियंत्रण है, ये भी सही नहीं है। अनुज्ञापन व्यापक नियंत्रण नहीं होता, आंशिक नियंत्रण होता है। आपका चौथा सही है। आयात कोटा भौतिक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आसान था, आप लोगों को बस ध्यान देने की ज़रूरत है, आप बहुत आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है। भारतीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है इसको वित्त कहाँ से प्राप्त होता है। जो आपका NHAI है इसको वित्त कहाँ से मिलता है। पहला है उपकर से, दूसरा है विदेशी सहायता से, तीसरा है बाजार से ऋण उगाही, चौथा है संघ सरकार के बजट में अनुदान। बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा हो जाएगा सही आंसर। और ये आपके लिए नया हो सकता है, ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि ये PCS का क्वेश्चन है। लेकिन जाने कि आपका जो NHI है इसका जो मतलब इनकम है कहाँ से होता है। तो याद रखेंगे इसको संसदीय अधिनियम द्वारा 1988 में इसका गठन किया गया था और 1995 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य स्रोत है पैसे का, इनकम का, वो आपका उपकर है। उपकर है, ये याद रखेंगे। इसका मुख्य स्रोत जो है ये क्या है, उपकर है, ईंधन उपकर है। याद रखेंगे ईंधन उपकर है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा उपकर है, ईंधन उपकर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। आपके लिए ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। आई होप आपकी नॉलेज में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही होगी और आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही बच्चा लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग डेली इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर नॉलेज गेन करेंगे। आप लोगों को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा और आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए दिनों दिन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।